एग्जाम्स में सब कुछ लिख कर आए बट फिर भी एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए या फिर मार्क्स कट कर लिए। अगर आपको भी ऐसा फील होता है रिजल्ट्स एंड सर्टिफाइड कॉपीज को देखकर, तो आज के इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम के सेशन में, जहां पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एएफएम की सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस। लास्ट वीक हमने 29 स्टूडेंट्स की सितंबर 25 एग्जाम की सर्टिफाइड कॉपीज को एनालाइज किया, टॉपर के साथ मैच करा एंड सजेस्टेड आंसर से वेरीफाई किया एंड इसके बेसिस पर ये एनालिसिस हमने प्रिपेयर करा है। इस एनालिसिस के अंदर हमने स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को हाईलाइट करा है जो कि आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ताकि क्वेश्चंस में आपको पूरे मार्क्स मिल सके। एंड स्टूडेंट्स मिस्टेक्स के साथ हमने यहां पर कुछ आईसीआई के ब्लंडर्स आइडेंटिफाई करें जहां पर स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है बट फिर भी एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए हैं। तो आईसीआई के ब्लंडर एंड स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स, दोनों चीजें हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की मिस्टेक सीखेंगे कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं करनी है, एंड लास्ट में हम आईसीआई के ब्लंडर देखेंगे कि आईसीआई ने क्या क्या ब्लंडर्स करे हैं। आईसीआई के ब्लंडर्स जनरली रेयर रहते हैं एंड ये एग्जामिनर की वजह से होते हैं। आईसीआई इस तरह के कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि हमसे मिस्टेक्स भी ना हो और एग्जामिनर हमारी कॉपी में कोई ब्लंडर भी ना करे। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आप जो भी क्लास के अंदर नोट्स दिखाते, पीडीएफ दिखाते, ये सभी नोट्स हमें मिलते कहां पर हैं। तो सभी नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको एएफएम का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप सभी नोट्स को, सर्टिफाइड कॉपीज को एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर जो हमने 29 सर्टिफाइड कॉपीज एनालाइज करी, ये भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड जो टॉपर की कॉपी है, ये हमारे पास टॉपर की कॉपी है जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में 70 में से 64 मार्क्स सिक्योर करें एंड एमसीक्यू में 30 मार्क्स सिक्योर करें। तो एएफएम में टोटल 94 मार्क्स इन्होंने सिक्योर करें सितंबर 25 एग्जाम में। तो ये कॉपी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकें। अभी क्विकली हमने यहां पर एक आपके लिए फ्रेश समरी प्रिपेयर कर रखी है कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है एंड आपको कैसे उनको अवॉइड करना है। सबसे पहली मिस्टेक है स्टूडेंट की कि क्वेश्चन में कंपनी बीटा गिवन था, कंपनी बीटा को स्टूडेंट ने एसेट बीटा अज्यूम कर लिया बट आईसीआई ने इक्विटी बीटा अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो इस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में कभी भी केवल बीटा गिवन हो या कंपनी बीटा गिवन हो, आपको उसको इक्विटी बीटा समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 0.8 का बीटा गिवन था, स्टूडेंट ने यहां पर 0.8 के बीटा को कन्वर्ट करके 0.87 का इक्विटी बीटा कैलकुलेट किया, जबकि 0.8 ऑलरेडी इक्विटी बीटा था। आईसीआई ने सिंपली यहां पर 0.8 को इक्विटी बीटा यूज किया सीएपीएम की इक्वेशन में एंड यहां पर डिस्काउंट रेट कैलकुलेट किया। स्टूडेंट का डिस्काउंट रेट यहां पर 14.83 आया, लेकिन आईसीआई का 14.20 था, तो यहां पर स्टूडेंट को मार्क्स नहीं मिले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है केवल बीटा गिवन हो या कंपनी बीटा गिवन हो, आपको उसको इक्विटी बीटा अज्यूम करना है। या फिर अगर आप उसको एसेट बीटा अज्यूम कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट ने किया है, आप एटलीस्ट एक अजम्पशन दे दीजिए कि हमने इसको एसेट बीटा अज्यूम करा है। अगर हम इसको कंपनी बीटा अज्यूम करते तो आंसर डिफरेंट आता। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक है, नेक्स्ट मिस्टेक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। क्वेश्चन के अंदर करेंसी डेप्रिसिएशन गिवन था, क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन था, स्टूडेंट ने अज्यूम कर लिया एप्रिसिएशन एंड क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व एंड यहां पर स्टूडेंट को एक भी मार्क्स नहीं मिला। तो अगर आप यहां पर इस तरह की सिली मिस्टेक्स करते तो आपको यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। एंड जब भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एंड कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट करते जाइए ताकि सॉल्व करते टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन में स्टूडेंट ने लिखा भी है कि डिक्लाइन बाय 10%, करेंसी डिक्लाइन हुई है 10% से, बट जब यहां पर कैलकुलेशन किया तब स्टूडेंट ने 1.10 से मल्टीप्लाई किया, यानी एप्रिसिएशन कंसीडर कर लिया, इसीलिए यहां पर स्टूडेंट का आंसर आईसीआई के आंसर से मैच नहीं हुआ। तो यहां पर आईसीआई ने 10% माइनस किया, 1.539 निकाला, यहां पर स्टूडेंट ने 10% ऐड करके 1.861 निकाला। तो यहां पर अगर करेंसी ही मैच नहीं हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट का हो गया इनकरेक्ट। तो यहां पर अगर आपका पहला स्टेप ही गलत हो जाता है तो बाकी स्टेप भी आपके गलत होने वाले, क्योंकि अगर आपने करेंसी ही सही कैलकुलेट नहीं करी तो बाकी कैलकुलेशंस में भी आपके आंसर आईसीआई से नहीं होंगे मैच। देन नेक्स्ट मिस्टेक है स्टूडेंट की कि स्टूडेंट ने थियरी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 1C को हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी मिस्टेक्स के साथ हमने क्वेश्चन का रेफरेंस दे रखा है, तो आप हमेशा सजेस्टेड आंसर से इन क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1C जो कि थियरी क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने यहां पर क्या करा, केवल हेड पॉइंट लिखे, हेड पॉइंट के बाद अंदर का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, तो केवल हेड पॉइंट लिखने पर स्टूडेंट को 4 में से केवल 2 ही मार्क्स मिले। एंड आईसीआई का अगर आप आंसर देखते हैं तो हेड पॉइंट के साथ साथ अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, तो आपको भी डिस्क्रिप्शन लिखना है, भले आप जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो बिल्कुल हेड पॉइंट से सेम हो, बट एटलीस्ट कुछ पार्ट आप लिख के आइए, क्योंकि अगर एग्जामिनर को इस तरह का आंसर मिलता है एंड यहां पर हमारा मॉडल आंसर है, तो एग्जामिनर देखेगा कि हेड पॉइंट तो मैच हो रहे हैं बट डिस्क्रिप्शन यहां पर मैच नहीं हो रहा है। एंड यहां पर जो स्टूडेंट का लास्ट पॉइंट था ये भी हमारे आंसर से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां पर स्टूडेंट को 4 में से केवल 2 मार्क्स मिले हैं। देन नेक्स्ट मिस्टेक है स्टूडेंट की, यहां पर तो स्टूडेंट ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, यानी कैलकुलेटर में आंसर कैलकुलेट करते टाइम मिस्टेक हो गई है। तो कभी भी आप एग्जाम के अंदर आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, आपको कोई भी कैलकुलेशन थोड़ी वियर्ड लगे तो एक बार क्विकली वेरीफाई कर लेना। यहां पर मिस्टेक क्या हुई है, स्टूडेंट ने यहां पर लिखा है 2.5 मल्टीप्लाई 1.04, तो आई होप आपको दिख रहा होगा यहां पर 1.04 लिखा है, बट जब स्टूडेंट ने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई किया तो 1.04 की जगह 1.40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर 3.5 आया, और आईसीआई ने यहां पर कैलकुलेट किया था तो उनका आता है 2.6। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स का ध्यान में रखना है, 1.04 की जगह स्टूडेंट ने 1.4 से कर दिया मल्टीप्लाई। देन क्वेश्चन 2B में था, यहां पर स्टूडेंट ने रिक्वायरमेंट कोई मिसअंडरस्टूड कर लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में बोला था कि हमें कैलकुलेट करना है सेटलमेंट अमाउंट, एंड स्टूडेंट ने कैलकुलेट कर दिया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो ये स्टूडेंट की कॉपी है, स्टूडेंट का फाइनल आंसर यहां पर इंटरेस्ट रेट में आया है, जबकि आईसीआई ने यहां पर सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करने की बोला था। तो अगर रिक्वायरमेंट ही आपने इनकरेक्ट पढ़ ली तो आपका आंसर तो इनकरेक्ट होना ही है एंड आपको मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। तो इस चीज का पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उनको आप अपने क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन करते रहिए। आईसीआई बोलता है कि आप क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिख नहीं सकते, बट आप लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पेंसिल से लिख लीजिए। अगर आपके इन्विजिलेटर आपको बोलते हैं कि आप यहां पर नहीं लिख सकते तो इरेजर से वापस से इरेज कर देना, बट आपको क्वेश्चन में नोटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स आपसे हो सकती है। तो आईसीआई मना करता है, बट आप फिर भी नोटिंग करके आएंगे, पेंसिल से करके आएंगे, ताकि कोई बाद में बोल भी दे कि अलाउड नहीं, तो आप वहां पर इरेज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर स्टूडेंट ने एक बहुत ही नॉर्मल मिस्टेक करी है, इन्होंने यहां पर ओवर राइटिंग करी है, एंड ओवर राइटिंग करने के बाद करेक्ट आंसर को सही से अलग नहीं लिखा। यहां पर हुआ क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने पहले 0.2236 आंसर लिखा, इसको सही तरीके से कट नहीं करा, एंड कट कर भी दिया तो उसके बाद जो करेक्ट आंसर था उसको सेपरेटली नहीं लिखा। तो जब एग्जामिनर ने आंसर मैच करा होगा तो उसने इस इनकरेक्ट आंसर को मैच करा आईसीआई के आंसर से, तो इनकरेक्ट आंसर मैच नहीं हुआ। लेकिन जो स्टूडेंट ने रिवाइज आंसर लिखा था, रिवाइज आंसर बिल्कुल करेक्ट था। अगर आप ये रिवाइज आंसर देखते तो ये आईसीआई के आंसर से मैच होता है, बट क्योंकि ये क्लियरली नहीं लिखा था एंड थोड़ी ओवर राइटिंग थी, तो हो सकता है एग्जामिनर ने ये पार्ट कर दिया मिस। तो यहां पर एग्जामिनर ने करेक्ट सॉल्यूशन मिस किया। अब आपको क्या करना है, अगर कभी ओवर राइटिंग हो भी जाए तो आप वापस से करेक्ट आंसर को पास में लिख दीजिए स्पेस के साथ, ताकि आपका करेक्ट आंसर हमारा एग्जामिनर अच्छे से रीड कर सके एंड आपको प्रॉपर मार्क्स मिल सके। देन यहां पर एक और मिस्टेक पॉइंट है, क्वेश्चन के अंदर पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना था, स्टूडेंट ने शार्प मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया एंड आईसीआई ने मार्कोविट्स के थ्रू कैलकुलेट किया है। तो पोर्टफोलियो रिस्क हम लोग शार्प के थ्रू भी एंड मार्कोविट्स के थ्रू दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ने शार्प के थ्रू किया, सजेस्टेड आंसर में मार्कोविट्स आया, इसीलिए स्टूडेंट को यहां पर मार्क्स नहीं मिले। अब इन केसेस में हमें क्या करना है, जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन हो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पोर्टफोलियो रिस्क को मार्कोविट्स मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो दोनों मेथड से आंसर कैलकुलेट कर लो, ताकि मार्क्स कटने का कोई भी सीन नहीं बने। तो यहां पर आप देख सकते हैं आईसीआई ने मार्कोविट्स का फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, बट स्टूडेंट ने यहां पर सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक को ऐड करके पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट किया, जो कि आईसीआई के आंसर से मैच नहीं हुआ, तो यहां पर मार्क्स नहीं मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब स्टूडेंट ने यहां पर एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया तो एक्सचेंज रेट ही इनकरेक्ट कैलकुलेट किया। तो ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल कैपिटल बजट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसके बाद हम लोग कैपिटल बजटिंग का डिसीजन कैलकुलेट करते हैं। यहां पर अगर आपने एक्सचेंज रेट ही इनकरेक्ट कैलकुलेट किया तो जितने भी नेक्स्ट स्टेप थे आपके कैश फ्लो कैलकुलेट करने के, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के, सभी स्टेप्स आपके बिगड़ गए हैं। यहां पर हुआ क्या, यहां पर स्टूडेंट ने फॉर्मूला इनकरेक्ट अप्लाई किया। हमेशा एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट
कैलकुलेट करते हैं? हम स्पॉट एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी के फैक्टर से, जहां पर इंटरेस्ट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ बेस करेंसी का फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो ये हमारा जनरली फॉर्मूला होता है अगर हमें फॉरवर्ड की रेट कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट ने क्या करा, स्टूडेंट ने फॉर्मूले के अंदर स्पॉट रेट को गायब कर दिया, केवल इंटरेस्ट रेट को यूज करके एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं केवल और केवल एक्सचेंज रेट को यूज करके स्टूडेंट ने यहां पर केवल और केवल इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट को यूज करके एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, जो कि यहां पर मैच नहीं हुआ है आईसीआई के आंसर से। तो अगर एक्सचेंज रेट ही आपकी इनकरेक्ट है तो आपका कैश फ्लो भी इनकरेक्ट, आपका प्रेजेंट वैल्यू भी इनकरेक्ट एंड आपका एनपीवी इनकरेक्ट आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पता है कि आईसीआई स्टेप मार्किंग करता है, तो आपको अपना पहला स्टेप तो बिल्कुल करेक्ट लगना है। अगर पहले स्टेप में आपको कंफ्यूजन है तो ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शनल में छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो स्टेप मार्किंग के अंदर अगर आपका इनिशियल स्टेप ही इनकरेक्ट हो गया तो आपका पूरा आंसर इनकरेक्ट होने वाला है। देन नेक्स्ट मिस्टेक है, स्टूडेंट ने यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया एंड कॉम्प्लिकेट करके इनकरेक्ट आंसर कैलकुलेट किया। क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था कि क्लोजिंग एनपीवी 25 का है एंड 13.6% से एनपीवी ग्रो हुआ है, तो हमें ओपनिंग एनपीवी कैलकुलेट करना था। आईसीआई ने केवल एक सिंगल लाइन में आंसर कैलकुलेट किया कि ओपनिंग एनपीवी को एन माना, मल्टीप्लाई किया ग्रोथ के साथ इक्वल टू क्लोजिंग निकाला, इक्वेशन सॉल्व करके यहां पर ओपनिंग एनपीवी कैलकुलेट किया। स्टूडेंट ने यहां पर इतना सारा कैलकुलेशन किया है एंड फाइनल यहां पर आंसर निकाला है। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया पूरे कैलकुलेशन को एंड फाइनल आंसर आता है 26.46, आईसीआई का था 22.01 का। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलता है तो एकदम कूल होके, काम होके, बिना पैनिक किए आपको सोचना है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दिस वाज अ न्यू क्वेश्चन, तो एग्जाम में नया क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन देके हमें पैनिक नहीं होना है, हमें जल्दबाजी के अंदर गलत आंसर, गलत अप्रोच फॉलो नहीं करनी है। पहले इजीली आप एक अप्रोच फॉर्म करिए कि किस अप्रोच को हम फॉलो करने वाले हैं एंड देन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। तो हमें काम रहना है, चीजों को सिंपल रखना, जितना सिंपल रखोगे आप एएफएम के अंदर उतनी कम सिली मिस्टेक्स होगी एंड उतने आंसर्स आपके करेक्ट होते जाएंगे। एंड जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि क्या आपने जो अप्रोच फॉलो करी है, जो आपने कैलकुलेशंस करी है, क्या वो अप्रोच एंड कैलकुलेशंस आपको इनकरेक्ट लग रही है या वियर्ड लग रही है। तो एक बार क्विकली रिव्यू कर लीजिए, क्या पता आपको अल्टरनेटिव अप्रोच समझ में आ जाए। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है अगर क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन के लिए तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ताकि रिपीटेड क्वेश्चन में तो कोई भी मिस्टेक ना हो। देन क्वेश्चन 6b है। क्वेश्चन 6b के अंदर क्या हुआ है, स्टूडेंट ने पहला स्टेप ही मिस कर दिया। क्वेश्चन 6b था हमारे मनी मार्केट हैज का। मनी मार्केट हैज में सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट ने पहला स्टेप जो था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, वही पार्ट मिस कर दिया एंड रिमेनिंग क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करा। तो यहां पर अराउंड $75 लाख का अमाउंट था जिसका पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना था, देन कन्वर्ट करना था। स्टूडेंट ने डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दिया एंड रिमेनिंग आंसर कैलकुलेट किया, जिसकी वजह से इसको मार्क्स नहीं मिले। आईसीआई ने बिल्कुल करेक्टली फॉलो किया है, पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, देन कन्वर्ट किया, देन अगेन कन्वर्टेड अमाउंट्स को इन्वेस्ट कराए एंड देन इन्वेस्टेड अमाउंट कैलकुलेट करा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फर्स्ट स्टेप में आपने मिस्टेक कर दी तो पूरे आंसर में आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अब ये तो हमारी स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि हमने आइडेंटिफाई करी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सभी चीजें आपको क्लियर लिखनी है। और कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती जो कि आई होप कि आपको पता होगी अगर आपने एग्जाम दे दिया है एक बार, अगर नहीं दिया है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे टॉपर की कॉपी है जहां से मैं आपको कुछ कॉमन चीजें बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा आपको आंसर का नंबर सेंटर में लिखना है। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस को इस तरह से हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है इनको हाईलाइट करते जाइए। एक ही क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट है, यानी क्वेश्चन 1A है तो अगर आप क्वेश्चन 1 सॉल्व करें तो क्वेश्चन 1 के जितने भी सब पार्ट है 1A 1B 1C तीनों आपको साथ में सॉल्व करने हैं। आप चाहो तो पहले 1A 1B 1C सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप 2A 2B 2C पर जाइए, लेकिन एक ही क्वेश्चन के सभी सब पार्ट एक साथ सॉल्व होने चाहिए। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आईसीआई की गाइडलाइन है कि अगर आपने सभी सब पार्ट एक साथ सॉल्व नहीं करे तो एग्जामिनर आपके आंसर को अनचेक कर सकता है, यानी एग्जामिनर के पास राइट है कि वो आपके आंसर को चेक ना करे। तो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी, जैसे अगर आपने क्वेश्चन 1 स्टार्ट किया तो 1A, देन आपका 1B, कहां पर है 1B एंड देन आपको 1C सॉल्व करना है।
ये रहा हमारा 1C। एंड 1C हमारा थियरी का क्वेश्चन है। थियरी के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको केवल जो रिलेवेंट कीवर्ड से केवल उतना ही पार्ट लिखना है एंड आपको यहां पर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये टॉपर की कॉपी थी। अब यहां पर कुछ आईसीआई के एग्जामिनर के ब्लंडर्स है, ये हमें सीखने हैं। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर दो स्टूडेंट ने सेम आंसर लिखा है एज पर सजेस्टेड आंसर, जिसमें से एक को 0 मार्क्स मिले एंड एक को फुल मार्क्स मिले हैं। पहला ब्लंडर क्या हुआ है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सॉल्व करा एज पर सजेस्टेड आंसर, बट कंक्लूजन स्टूडेंट का करेक्ट नहीं था। यानी पूरा क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व करा, जब कंक्लूजन देना होता है कि शेयर को बाय करे या फिर सेल करे, तो कंक्लूजन आपका इनकरेक्ट था। इस केस में स्टूडेंट को 0 मार्क्स दिए हैं। तो यहां पर क्या स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिलने चाहिए थे। अगर आप स्टेप मार्किंग फॉलो करते तो स्टूडेंट ने यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेक्ट कैलकुलेट किया था, प्राइस करेक्ट कैलकुलेट किया था, रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेक्ट कैलकुलेट किया, प्राइस करेक्ट कैलकुलेट किया, बस कंक्लूजन वाला पार्ट स्टूडेंट का इनकरेक्ट था। यहां पर एग्जामिनर ने सभी ग्रीन टिक भी अप्लाई करें, बट एग्जामिनर ने यहां पर स्टेप मार्किंग नहीं करी है, क्योंकि यहां पर कंक्लूजन इनकरेक्ट हो गया तो एग्जामिनर ने स्टेप मार्किंग करना सही नहीं समझा, जो कि एग्जामिनर की गलती है। बट हमें ध्यान में रखना है कि कंक्लूजन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर इस स्टूडेंट का कंक्लूजन सही होता है, इसको पूरे मार्क्स मिलते, बट एग्जामिनर ने यहां पर मार्क्स नहीं दिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। स्टूडेंट यहां पर एटलीस्ट 4 मार्क्स डिजर्व करता था। 2 मार्क्स का कंक्लूजन यहां पर आप डिडक्ट कर भी लो, बट यहां पर स्टिल स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन एग्जामिनर ने नहीं दिए। तो ये आईसीआई का ब्लंडर है। और एक सिमिलर स्टूडेंट की कॉपी हम यहां पर चेक करें तो ये एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल सेम आंसर कैलकुलेट किया जो कि पहले स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया था। इसने भी कंक्लूजन रॉन्ग दिया, बट स्टिल इसको 4 मार्क्स मिले आउट ऑफ 6 मार्क्स। आईसीआई ने केवल और केवल कंक्लूजन के मार्क्स डिडक्ट करे, बट स्टेप मार्किंग यहां पर फॉलो करी है। तो इस स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिले एंड स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिले। दोनों स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सेम था, दोनों स्टूडेंट का कंक्लूजन बिल्कुल इनकरेक्ट था, बट एटलीस्ट स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग जिसको 0 मिले उसको भी एटलीस्ट 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे। बट ये आईसीआई का ब्लंडर है, यहां पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड देन एक और इंपॉर्टेंट ब्लंडर है, यहां पर तो आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर में ब्लंडर कराए। सजेस्टेड आंसर के अंदर करेक्ट आंसर आ रहा था 9,83,284.17। अगर आप इसको डेसिमल में भी लिखते हो तो डेसिमल में होता है ये 0.0982 करोड़, ये होता है डेसिमल में आंसर। आईसीआई ने डेसिमल के अंदर 0.0932 लिख दिया एंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है। अब यहां पर हुआ क्या, स्टूडेंट्स ने यहां पर अगर केवल डेसिमल में आंसर कैलकुलेट किया था तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने यहां पर डेसिमल में आंसर कैलकुलेट किया है, तो ये स्टूडेंट का आंसर था। स्टूडेंट ने फुल आंसर कैलकुलेट किया है, लेकिन जब एग्जामिनर ने मैच किया होगा 0.0932 करोड़ से, तो ये 0.0932 करोड़, तो ये 9,83,284.1691 से मैच नहीं हुआ, तो इस पार्ट का मार्क्स नहीं मिला है। तो यहां पर आईसीआई की मिस्टेक है कि आईसीआई ने यहां पर डेसिमल के अंदर अमाउंट इनकरेक्ट लिखा है। फुल वैल्यू में तो अमाउंट करेक्ट है, बट डेसिमल का अमाउंट इनकरेक्ट है। अगर एग्जामिनर ने डेसिमल का अमाउंट मैच करने की कोशिश करी तो यहां पर मार्क्स नहीं दिए हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। एंड एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल सेम आंसर लिखा था, जिसको पूरे मार्क्स मिले हैं। तो यहां पर स्टूडेंट को 4 में से 4 मार्क्स मिले। सेम स्टूडेंट ने यहां पर सेम आंसर लिखा है, बट एग्जामिनर ने शायद डेसिमल के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर कैलकुलेट किया होगा, तो यहां पर आंसर मैच नहीं हुआ, तो मार्क्स नहीं दिए। जबकि सजेस्टेड आंसर के अंदर डेसिमल वाला आंसर इनकरेक्ट है। तो यहां पर ये 2 आईसीआई के ब्लंडर है जहां पर स्टूडेंट मार्क्स डिजर्व करता था। एक स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं, एक को नहीं मिले हैं। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आईसीआई हमें अलाउ नहीं करता है कि हम लोग अपनी कॉपीज को वापस से रीचेक करवा सके। वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, लेकिन वेरिफिकेशन में केवल अनचेक आंसर ही आईसीआई चेक करता है, तो रीवेरिफिकेशन या फिर रीचेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके साथ कभी ये होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आईसीआई को मेल लिख सकते हैं। मेल से एज सच कुछ इंपैक्ट होता नहीं है, बट आप अपनी तरफ से मेल लिख दीजिए आईसीआई को। अगर कभी किसी एग्जामिनर ने वापस से कॉपी चेक कर ली तो हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाएं, बट आईसीआई अलाउ नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, हमें एग्जाम के अंदर इन सब मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, ताकि ये सब मिस्टेक्स हमसे एग्जाम के अंदर ना हो। आईसीआई ब्लंडर हमारे हाथ में नहीं है, हम यहाँ पर एज सच कुछ भी नहीं कर सकते। एक मेल कर सकते हैं, अगर आईसीआई ने कंसीडर किया तो हो सकता है आपकी कॉपी रीचेक करवा ली जाए, बट आईसीआई के प्रोविजन रीचेकिंग अलाउ नहीं करते हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए रिलेवेंट रहा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। ऐसे और सेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।